सभी बच्चों को नमस्कार। मैं कमलेश चौधरी आप सभी बच्चों का पैरामाउंट एग्रो क्लासेस में हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी की इच्छा थी कि एग्ज़ाम से पहले कि सर एक बार जो है इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनको एक बार रिवाइज कराया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए देखो अपने पास में आप सभी ने पढ़ाई बहुत अच्छी की होगी अपनी तरफ से, फिर भी आपको पढ़ाई में और जोर लगा देना है। कोई भी कमी है उसको सुधार करना है बढ़िया तरीके से। आपको कंप्लीट जो 100 मार्क्स है उसके लिए पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, तो और भी कोई दिक्कत है तो आप जो अपना ग्रुप है उस ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी समस्या है किसी चैप्टर को लेकर तो आप बिल्कुल बताइए, हम आपके साथ में आपके कदम के साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार है। इसी के साथ में अपना जो चैप्टर नंबर सेकंड है एग्रीकल्चर बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अपने पास में अपन बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा, संक्षिप्त, इतिहास एवं महत्व एवं उत्तक संवर्धन। इंग्लिश में अपन बाइलिंगुअल में चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो देखो बेटा बात करते हैं अपन बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें अपन डेफिनेशन की बात करेंगे, ब्रीफ हिस्ट्री की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस एंड टिश्यू कल्चर की बात करेंगे। तो इसी के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन तो देखो आप सभी को बताया कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ बेटा। बायोटेक्नोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी का आप सभी को पता है मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान। बायोलॉजी का मतलब क्या है, जीव विज्ञान। तकनीकी का मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसका मतलब होता है तकनीकी, यानी कि किसके लिए। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि बायोलॉजी में किसका उपयोग करना, तकनीकी का उपयोग करना। अब बायोलॉजी मतलब अपन ने कहा था जीव विज्ञान, अर्थात जीवों के लिए किसका प्रयोग करना, तकनीकी का। तो ये इसकी डेफिनेशन की अपन बात करेंगे। तो देखो बात करते हैं आगे जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके जैविक कारकों, जैविक कारकों का मतलब हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे सूक्ष्म जीव हो गया, जीवाणु, विषाणु, कवक, ठीक है। इसके अलावा पादप कोशिका हो गई, जंतु कोशिका हो गई, उनके माध्यम से मानव के लिए उपयोगी उत्पाद व सेवाओं का निर्माण करना ही क्या कहलाता है भाई, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। इसी में अपन बात करते हैं आगे। देखो बायोलॉजी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसकी अपन बात करेंगे। ये जो डेफिनेशन है अपन को याद रखनी है भाई, एग्जाम में बार बार डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं और उनके अवयवों के नियंत्रित उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन को क्या बोलते हैं भाई, जैव प्रौद्योगिकी। अर्थात देखो एक्सप्लेन अपन करके देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जैविक कारक। जैविक कारक मतलब वो क्या हो गए, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जैसे बायोटिक फैक्टर की अपन बात करें, सूक्ष्म जीव हो गया, सूक्ष्म जीवों में जीवाणु, विषाणु, कवक आपने नाम सुने होंगे। इसी के साथ में कोशिकाएं होगी, कोशिका में जंतु कोशिका हो सकती है, पादप कोशिका, या इनका कोई भी अवयव है, कंपोनेंट है, उसके नियंत्रित उपयोग से मानव के उपयोग के लिए सेवाओं या उत्पादों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। अर्थात संक्षिप्त परिभाषा क्या होगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों के उपयोग से, क्या सूक्ष्म जीवों के उपयोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पाद व सेवाओं का निर्माण करना ही क्या कहलाएगा, जैव प्रौद्योगिकी। इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से, याद रखनी है आपको। फिर बात करते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी जो विज्ञान की अपन बात करते हैं, इसमें शाखा में क्या करते हैं, पात्रे संवर्धन, इन विट्रो कल्चर। क्या करेंगे भाई, इन विट्रो कल्चर। अब इन विट्रो कल्चर क्या हो गया कि इसमें कृत्रिम तरीके से कोई कोशिका है उसको एक पोषक माध्यम में, किसमें भाई, आर्टिफिशियल कृत्रिम पोषक माध्यम में क्या करेंगे, संवर्धित करेंगे, और उससे क्या या तो कोई कोशिका प्राप्त करेंगे या उसका कोई प्रोडक्ट अपन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो देखो भाई करके पराजीनी, ट्रांसजेनिक जंतु या पादप कोशिकाओं से उत्पाद प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जैव प्रौद्योगिकी। आगे बात करते हैं जैव पादप जैव प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। इसमें जैसे जंतु जैव प्रौद्योगिकी है, यहाँ पर बात करेंगे अपने जो है एग्रीकल्चर बायोलॉजी की अपन बात करते हैं, तो यहाँ प्लांट्स की अपन बात करेंगे। तो इसमें क्या बोल देंगे कि जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग पौधों के आनुवंशिक सुधार या उनके निष्पादन के लिए, यानी कि कोई भी प्लांट्स है उसमें जेनेटिक इंप्रूवमेंट अपन को करना है तो वो किसके माध्यम से करेंगे, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही। इसी के साथ में उसे अपन क्या करेंगे, जैव प्रौद्योगिकी भी अपन कह सकते हैं, पादप जैव प्रौद्योगिकी। फिर अपन बात करते हैं संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ में थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी जो दे रखी है, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो देखो जैव प्रौद्योगिकी का जो है बहुत ही प्राचीन जो है इतिहास है। और अब मैं देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जैव प्रौद्योगिकी आज से नहीं चल रही बेटा। जैव प्रौद्योगिकी प्राचीन समय से, यानी कि जब से अपने पूर्वजों की अपन बात करते हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग में लेते आ रहे हैं। लेकिन बस फर्क ये है कि पहले
के समय इसको जो नाम है लगभग 1972 के आसपास इसको क्या दिया गया था, जैव प्रौद्योगिकी नाम दिया गया था। लेकिन उससे पहले इसको जैव प्रौद्योगिकी के नाम से नहीं जानते थे। बाद में जब इसे पुरानी वाली जैव प्रौद्योगिकी थी उसे प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी कहा गया। उसके बाद की जैव प्रौद्योगिकी को क्या कहा गया, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी में देखो कैसे अपन उपयोग लेते थे, जैसे अपने घर में अपन बात करते हैं, आप सभी को पता है भाई दूध से किसका निर्माण होता है, दही का निर्माण होता है। तो दूध से दही का निर्माण होता है, तो दूध में अपन क्या डालते हैं, दूध को गर्म करने के बाद में थोड़ा ठंडा होगा तो उसमें अपन क्या डालते हैं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु यानी कि दही डालते हैं ना, जावण अपने देसी भाषा में बोलते हैं। तो दूध किस में कन्वर्ट होगा भाई, दही में कन्वर्ट होगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये भी, ये जो प्रोसेस है, ये किसका एग्जांपल है भाई, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी का। ऐसे आपने किण्वन प्रोसेस का नाम सुना होगा, जिसको अपन बोलते हैं अवायवीय श्वसन की प्रोसेस है। और उसमें क्या होता है भाई, अपना जो है कोई पदार्थ है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसका निर्माण करता है भाई, एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसी के अलावा शराब निर्माण हो गया, अपना सिर का निर्माण हो गया, विनेगर का जो फॉर्मेशन है, एसिटिक एसिड, वो सभी प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी उदाहरण है। तो इनकी अपन बात करते हैं। तो देखो जैव प्रौद्योगिकी एक प्राचीन विज्ञान है, लेकिन आज कल जैव प्रौद्योगिकी का तेजी से बढ़ता हुआ महत्व आनुवांशिक अभियांत्रिकी के कारण, क्या नाम आ रहा है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से कि कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर है अपने पास में, उस स्पेसिफिक कैरेक्टर को यानी कि वांछित लक्षण वाली जीन को किसी दूसरी प्रजाति में प्रवेश करवाकर क्या करेंगे, वांछित उत्पाद अपन प्राप्त कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। जो किसका टाइप है भाई, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा वांछित जीन को किसी जीव से किसी अन्य जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है। आगे के बाद बेटा, जहां वह जीन अपनी अभिव्यक्ति करके उपयोगी उत्पाद उत्पन्न करे सकती है। फिर आगे बात करते हैं, जब मनुष्य सूक्ष्म जीवों एवं उनके उपयोग के बारे में नहीं जानता था, उस समय भी जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया होती थी। आगे के बाद भाई, मनुष्य किसके बारे में, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उस समय भी जैव प्रौद्योगिकी को काम में लेता, यानी कि इसकी जो विधियां है वो काम में लेता था। जैसे अपन बात करते हैं, देखना पड़ा, सबसे पहले अपने पास में दे रखा है दही का निर्माण। किसका निर्माण भाई, दही का निर्माण। दूसरा है सिरका का निर्माण, शराब निर्माण आदि उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा था आपको दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु काम में आता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। फिर बात करते हैं सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करके तैयार की गई तकनीकों, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। आगे की बात समझ में ही कि प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की अपन बात करते हैं, वो किस पर आधारित थी, सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमता। याद रखना बेटा, नेचुरल जो कैपेसिटी है उस पर डिपेंड कौन थी भाई, प्राचीन जीव प्रौद्योगिकी। यानी कि सूक्ष्म जीव है उसको कोई क्षति नहीं पहुंचाते थे, सूक्ष्म जीव की जो प्रॉपर्टी है उसी के हिसाब से अपन उसको काम में लेंगे, यूज में लेंगे। आगे बात करते हैं सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करके, जैसे किसका निर्माण करना भाई, एसीटोन का, ब्यूटेनॉल का, सिट्रिक अम्ल का, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की बात करते हैं तो देखो पेनिसिलिन के बारे में याद रखना, प्रथम जो पेनिसिलिन थी वो कौन सी थी भाई, सॉरी, प्रथम एंटीबायोटिक क्या थी, पेनिसिलिन। और इसका खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं व्यापारिक उत्पादन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं, उसके दौरान ये जो चीजें हैं इनके बारे में क्या हुआ था भाई, पता चला था। तो प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी आपको उदाहरण पूछे तो उसमें क्या याद रखोगे बेटा, दही का निर्माण, सिर का निर्माण, शराब निर्माण। शराब किससे, किण्वन के द्वारा होगा। फिर बात करते हैं एसीटोन, ब्यूटेनॉल, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड अपन बोलते हैं, पेनिसिलिन का निर्माण। इन सभी का निर्माण जो है प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी से होता आ रहा है। लेकिन इसको जैव प्रौद्योगिकी के नाम जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके बाद से इसको जो है नाम दिया गया। अब बात करते हैं आगे। फिर है देखो, मनुष्य के लगातार प्रयासों से सूक्ष्म जीवों में नई एवं अति उपयोगी क्षमताएं पैदा की जा सकती है। फिर बात करते हैं आगे, देखो इसमें अपन बात करते हैं किसकी, पुनर्योगज, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। किसकी बात करते हैं भाई, आर डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं अपन। पुनर्योगज डीएनए तकनीक, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होता है बेटा, कि किसी दूसरी जाति का डीएनए, क्या, किसी दूसरी जाति का डीएनए निकाल कर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है उसमें और किसी दूसरी जाति में उसको क्या करना, प्रवेश करवाना, क्या कहलाता है, तो बना गया डीएनए क्या कहलाएगा, पुनर्योगज डीएनए। और इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक।
देखो किसी भी जीव से इच्छित जीन को किसी अन्य जीव में स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे भाई, पुनर्योगज डीएनए तकनीक। उदाहरण जैसे मानव में इंसुलिन उत्पादन कोडित करने वाली जीन को इकोलाई में बैक्टीरिया में स्थानांतरित करके उत्पादित इंसुलिन का मधुमेह के उपचार में उपयोग हो रहा है। अब यहाँ थोड़ी सी चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको कि मानव में जो इंसुलिन का उत्पादन है, इंसुलिन है, उसका निर्माण होता है अग्नाशय की बीटा सेल। किससे होता है बेटा? अग्नाशय की बीटा सेल। जो अपना पेनक्रियाज है उसकी बीटा सेल है, किसका निर्माण करती है भाई? इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। अब कई व्यक्ति होते हैं उनमें इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब इंसुलिन जो है एक हार्मोन है और बॉडी में इसका मेन फंक्शन होता है कि ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। किस में कन्वर्ट करेगा बेटा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा कौन? इंसुलिन। तो इसकी अपन बात करते हैं यहाँ पर कि जिन व्यक्तियों में ये बीटा सेल है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करती है, तो उनकी बॉडी में क्या, उनकी बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और आप सभी को पता है ग्लूकोज क्या, एक प्रकार की शर्करा, शुगर है। अगर शुगर का लेवल बढ़ेगा तो उसकी व्यक्ति से वजह से व्यक्ति का ब्लड मीठा होगा और उसी को बोलते हैं क्या हो जाएगा भाई? मधुमेह। क्या हो जाएगा बेटा? मधुमेह। तो ऐसे व्यक्तियों में मधुमेह का इलाज करने के लिए क्या बेटा, मधुमेह के इलाज के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है। और क्या करेंगे, कृत्रिम तरीके से किसी दूसरे जीव, जैसे आपने सुना होगा कुत्ता, बिल्ली, सुअर, इनका अग्नाशय की जो बीटा सेल्स है उसको निकाला जाता है और उसको कृत्रिम माध्यम में संवर्धित करवाकर उससे किसका प्रोडक्शन किया जाता है? इंसुलिन का। और उस कृत्रिम इंसुलिन को अपन क्या बोलते हैं? हीमोलिन। जो अपने जेट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, सीयूटी के हिसाब से। तो आगे अपन जेट में भी इसको डिस्कस करेंगे। बाकी एग्जाम के 10 से 12 के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। आगे बात करते हैं बेटा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है, तो क्लास को लाइक और शेयर करें। फिर बात करते हैं आनुवांशिक स्तर पर रूपांतरित तंबाकू, जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड टोबैको। आप सभी को पता है कि तंबाकू प्रथम क्या था? ट्रांसजेनिक पादप। क्या है? तंबाकू क्या था भाई? प्रथम ट्रांसजेनिक पादप का नाम पूछे आपसे, वो कौन सा था? टोबैको। पहली बार 1983 में जीवाणु का एंटीबायोटिक रोधी जीन स्थानांतरित किया गया। तो याद रखना कि कौन से पादप में पहली बार, ठीक है, रोग प्रतिरोधी जीन का क्या किया गया? स्थानांतरण किया गया। तो वो क्या है भाई? तंबाकू का पादप है। फिर बात करते हैं 1983 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, एग्जाम की दृष्टि से नाम चल रहा है। अपन बात करते हैं, देखो किसका नाम आएगा? कैरीमुलिस का। किसकी बात करते हैं? इन 1983, बेटा ध्यान से देखना, इन 1983 कैरीमुलिस, किसने भाई? कैरीमुलिस ने कौन सी तकनीक? पीसीआर टेक्निक, जिसे बोलते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। क्या नाम है बेटा? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज की। अब ये पीसीआर टेक्निक है, ये अपने आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ही काम में आती है कि एक जो डीएनए सेगमेंट है, एक डीएनए खंड जो अपने पास क्या है? वांछित लक्षण को धारण करता है, जिसे बोलते हैं डिजायर्ड जीन। उस डिजाइन जीन को से कई सारी कॉपियां बनाने के लिए, यानी कि कॉपी प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सी टेक्निक काम में ली जाती है बेटा? पीसीआर टेक्निक काम में ली जाती है। तो इसी की खोज के साथ में आणविक विज्ञान के क्षेत्र में क्या आ गई भाई? क्रांति आ गई। फिर बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पुनर्योगज डीएनए, यानी कि कौन सा पहला पुनर्योगज डीएनए बनाया था? किसने भाई? पॉल बर्ग साहब ने। किसने बनाया था? पॉल बर्ग साहब ने। कब बनाया था? 1972 में। कब बनाया था? 1972 में। फिर अपन बात करते हैं स्टेनले कोहेल व हर्बर्ट बोइन ने। किसने भाई? स्टेनले कोहेल व हर्बर्ट बोइन ने 1973 में पुनर्योगज डीएनए जो था, उस पुनर्योगज डीएनए को किसमें? जीव में स्थानांतरित करके, किसमें? किसी जीव में स्थानांतरित कर पहला क्या बनाएगा? पुनर्योगज डीएनए जीव का निर्माण किया था। देखो डिफरेंस याद रखना। आपसे पूछे प्रथम पुनर्योगज डीएनए किसने बनाया, तो वो बनाया था स्टेनले, सॉरी पोलबर्ग ने। किसने बनाया था? पोलबर्ग। इसीलिए पोलबर्ग को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे अपन बात करते हैं, किसकी बात करें? स्टेनले कोयल। किसकी बात करते हैं? स्टेनले कोयल की बात करें। और हर्बर्ट बोयर की, इन्होंने बनाया था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म, जीव। ठीक है, फिर बड़ा आगे बात करते हैं अपन विभिन्न जीवों से प्राप्त एंजाइमों का व्यापारिक उत्पादन, उपयोग आदि नवीन जैव प्रौद्योगिकी के क्या उदाहरण है। फिर बात करते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिका का सामान्य परिचय, जिसमें कुछ साइंटिस्ट हैं उनके बारे में, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसकी बात करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन यहाँ से। जिसमें अपन बात करते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये किसकी ब्रांच है भाई? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अपन बात करते हैं, आर डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जिसमें किसको उपयोग लिया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग।
और आरडीएनए टेक्नोलॉजी किसकी भाई? आधुनिक जीव प्रौद्योगिकी। आधुनिक जीव प्रौद्योगिकी की जो ब्रांच है वो कौन सी है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किसका काम में लिया जाता है भाई? जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की बात करते हैं, या बोल सकते हैं अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो, आधुनिक आनुवांशिक शब्द का उपयोग पुनर्योजित डीएनए अणु, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु के उत्पादन, उनके इकोलाई में परिवर्तन तथा बाद में उनका किसी जीव में स्थानांतरण आदि सभी के लिए किया जाता है। किसी भी जीव में लैंगिक प्रजनन के अतिरिक्त सीधे ही जीन का स्थानांतरण क्या करना है? ट्रांसफर करना ही आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। ये कहने का मतलब क्या है? सीधी सी बात, सिंपल सी बात याद रखना बेटा। जैसे आपके पास में क्या है, कोई आम की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर वाली कोई स्पीसीज है, ठीक है, या ऐसे ले लो कि आम की कोई दो स्पेसिफिक कैरेक्टर वाली आपके पास स्पीसीज है। एक आम है, उसका जो आम है वो क्या है? मीठा है, टेस्ट में बहुत ही अच्छा, लेकिन उस आम की साइज क्या है? छोटी। जबकि कंपैरिजन में दूसरी स्पीसीज है, उसका आम है, साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन जो टेस्ट है उसका वो बहुत खट्टा है, ठीक है। तो क्या करेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेटा अपन क्या कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है, जैसे फर्स्ट वाली अपने पास स्पीसीज है जिसका आम है वो मीठा है बहुत ही, लेकिन उसकी जो कमी है वो क्या, कि आम साइज में छोटा है। तो अपन क्या करेंगे कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को लेकर दूसरी वाली जो जीन है जिसमें खट्टेपन की जीन है उससे उसको स्थानांतरित कर देंगे, और इस प्रकार जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना जो डिजायर प्रोडक्ट था कि एक ही आम की जो स्पीसीज है उसमें क्या होना चाहिए भाई? स्वीटनेस, मीठापन भी होना चाहिए, और साइज भी क्या होनी चाहिए? बड़ी, तो वो आसानी से अपन तैयार कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बेटा, देखो आगे, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए के उपयुक्त खंडों को जोड़कर डीएनए अणु बनाया जा सकता है, उसे पुनर्योजित डीएनए कहेंगे। पुनर्योजित डीएनए का मतलब हो गया कि कोई दो अलग अलग प्रजातियों का डीएनए आपस में जोड़ना क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और वो जो डीएनए अपन लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि उसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। फिर बात करते हैं इस डीएनए अणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पुनर्योजित डीएनए तकनीक। किसी भी पुनर्योजित डीएनए अणु का सबसे पहले इकोलाई में परिवर्तित कराकर, अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, किताब के हिसाब से बहुत लंबा हो जाएगा। क्या करेंगे कि जो अपने डिजायर्ड जीन लिए है, डिजायर, ठीक है, उस कैरेक्टर्स को अपन किस में? इकोलाई में स्थानांतरित करेंगे। इकोलाई में पीसीआर टेक्निक अपन बात करते हैं के माध्यम से उसका प्रवर्धन करेंगे। प्रवर्धन करने के बाद में जो वांछित जीन है उसको किसी परपोषी कोशिका में अपन क्या करेंगे? स्थानांतरित करेंगे। इस हिसाब से अपन आगे जो स्टेप्स पढ़ेंगे उसमें अपन बात करेंगे। तो देखो यहाँ हो जाएगा, किसी भी पुनर्गठित डीएनए अणु को सबसे पहले इकोलाई में परिवर्तित कर, ठीक है, इस प्रकार पुनः डीएनए अणु की बहुत सारी प्रजातियां बना देते हैं। इन प्रक्रियाओं को जीन क्लोनिंग, डीएनए क्लोनिंग कहते हैं। और इन प्रतिलिपियों को किसी जीव या पादप में क्या कर दिया जाता है? स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार बना पादप या जीव क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल, जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आगे बात करते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन, रिसोर्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की। अपन ने बात की, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, किसकी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो इसमें कौन सी चीज है, कौन से साधन हैं जो काम में लिए जाते हैं? तो कुछ इंपॉर्टेंट साधन हैं, उनकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रतिबंधित एंजाइम, दूसरा है वाहक वेक्टर, फर्स्ट इज रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सेकंड इज वेक्टर, थर्ड है लाइगेज एंजाइम, और लास्ट में है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बात करते हैं बेटा सबसे पहले प्रतिबंधित एंजाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो देखना बेटा, प्रतिबंधित रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात करते हैं। देखो, प्रतिबंधित नाम से आइडेंटिफाई हो रहा, प्रतिबंधित का मतलब क्या है? इस पे क्या है? सीमा लगी हुई है किस चीज की? कि आपको इस जगह से जाकर काटना है। किसको काटेगा बेटा? कि जो वांछित जीन या डीएनए अपन ले रहे हैं, जो वेक्टर लेंगे उसको कट करने के लिए, कट क्यों करेंगे? क्योंकि स्पेसिफिक जीन को अपन किसके साथ में कैरी करेंगे? वेक्टर के साथ में, वाहक के साथ में। तो उनको आपस में कट करने के लिए क्या काम में लेंगे भाई? रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। बेटा क्या काम में लेंगे? रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो देखो बात करते हैं, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपन काम में लेंगे। और रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बेटा कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। फर्स्ट इज एक्सोन्यूक्लियस, सेकंड इज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की बात करते हैं तो देखो, ये डीएनए को कहां से काटेगा? एंड से। कहां से काटेगा? एंड से काटेगा, कट ऑफ
डीएनए सेगमेंट ऑफ एंड। बट बात करते हैं किसकी, एंडोन्यूक्लियस की। ये डीएनए सेगमेंट को कहां से काटेगा बेटा, बीच में से। कहां से काटेगा, बीच में से काटेगा। अतः अभी आगे अपन बात करेंगे कि एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, उसका उपयोग अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो वो इसलिए नहीं करते बेटा क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो वेक्टर काम में लेते हैं वो वेक्टर होता है सर्कुलर। कैसा होता है बेटा, सर्कुलर वेक्टर। कैसा होगा, सर्कुलर होगा ये वेक्टर। जबकि बात करते हैं डीएनए कैसा होता है, लीनियर। अब अपन को दोनों डीएनए को, वांछित डीएनए और वेक्टर का जो डीएनए है, दोनों डीएनए को समान रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटने की जरूरत होती है। याद रखना, समान रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से अपन किसको कट करेंगे, वेक्टर एंड स्पेसिफिक डीएनए को। तो यहां पर इसीलिए अब होता क्या है कि एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, डीएनए को कहां से काटता है, ओनली सिरों से काटता है। अतः वेक्टर में सिरे नहीं होते हैं, अतः यहां उपयोग नहीं होगा। इसीलिए याद रखना बेटा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम में लेंगे, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम काम में नहीं लेंगे। तो बात करते हैं, देखो जबकि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अणु को देखो सॉरी एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए खंडों को कहां से काटता है, सिरों से, किनारे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं। जबकि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए खंडों को कहां से काटेगा, बीच में से काटेगा भाई, कट ऑफ द डीएनए सेगमेंट बिटवीन डीएनए। फिर बात करते हैं अधिकतर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात करते हैं, अणुओं को विशिष्ट स्पेसिफिक। अब बात करना, देखो विशिष्ट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपन बोलेंगे उसको चारा क्रम वाले स्थलों से अंतर स्थल से काटता है, जिनको अपन बात करते हैं ठीक बाहर दोनों श्रृंखलाओं के बीच से विचलित करता है। इन स्थलों को क्या कहेंगे, अभिज्ञान स्थल या पैलेंड्रोमिक साइट और रिकॉग्नाइजेशन साइट या रेस्टिकेशन साइट भी अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, रेस्टिकेशन साइट। अब ये साइट याद रखनी है, ये साइट क्या होती है कि जैसे कुछ एंजाइम के नाम बोल रहा हूं मैं, कुछ रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम। सबसे पहली बार जो रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज हुई थी वो कौन सा था बेटा, याद रखना, हिंड सेकंड। एग्जाम की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, आपके लिए मस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम है हिंड सेकंड। जेट में भी, आईसीआर में भी अपन बात करें, जो सीयूटी का एग्जाम लगता है उसमें इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था, हिंड सेकंड। इनके बारे में भी बेटा मैं बताऊंगा आपको जब जेट की क्लास होगी, तो ब्रीफ में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए मैं ओनली 12th क्लास के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। तो बात करते हैं दोनों श्रृंखलाओं को विचलित करने वाले जो स्थल होता है उसे बोलेंगे क्या, अभिज्ञान स्थल, रेस्टिकेशन स्थल या पैलेंड्रोमिक साइट, या उसी को बोलते हैं क्या, रिकॉग्नाइजेशन साइट। उसको कट करने के लिए हिंड सेकंड, जैसे कौन सा एंजाइम है हिंड सेकंड, इसकी एक फिक्स स्पेसिफिक साइट होती है, वहीं से ये कट करेगा। जैसे इक्वार फर्स्ट, इसकी भी एक स्पेसिफिक साइट होती है, क्ले फर्स्ट हो गया, समा फर्स्ट हो गया। इन सभी रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों की एक फिक्स साइट होती है, वहीं से कट करते हैं। और आप सभी को पता है भाई, न्यूक्लियस जो डीएनए होता है, जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए खंड को काटने के लिए अपन क्या काम में लेंगे, रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फिर बात करते हैं प्रत्येक प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस डीएनए में अभी इस लोग पहचानते हैं ये वर्णों को समूह, जिन्हें अपन बात करते हैं, जिन्हें दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है। जैसे मलयालम, क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान से देखना, यानी कि ये बोलना चाह रहा है जैसे ये डीएनए सेगमेंट है, कौन सा बेटा, ध्यान से देखना, एक पैलिंड्रोमिक अनुक्रम लिख रहा हूं। जैसे ये कोई डीएनए सेगमेंट है, इस डीएनए सेगमेंट को आप चाहे इधर से पढ़ो, इधर से पढ़ो, चाहे इधर से पढ़ो। जैसे जी ए टी टी सी, जी ए टी टी सी बेटा, ये जैसे ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो बेटा, जब आप इधर से पढ़ते हो और इधर से पढ़ते हो तो उच्चारण सेम आता है। ऐसे ही बोलते हैं, जैसे बोला है क्या, मलयालम, इस वर्ड को इधर से पढ़ो बेटा, मैं ले या ले मैं, और इधर से पढ़ो बेटा, मैं ले या ले मैं। अर्थात किसी भी साइड से आप इस शब्द को पढ़ रहे हो तो उच्चारण सेम आ रहा है। वैसे ही डीएनए सीक्वेंस होती है, वो भी कैसी होती है, एक दूसरे की व्युत्क्रम होती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। क्या बोलेंगे बेटा, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम या विशिष्ट अभिज्ञान स्थल। तो इनकी साइड क्या होती है, 5 डेज से 3 डेज या 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन में होती है, जिनके बारे में अपन आगे बात करेंगे। और ये देखो बेटा,
जैसे कौन सा दे रहा है, GAATTC, इसको इधर से पढ़ लो बेटा या इधर से पढ़ लो, आप 3 डेज डायरेक्शन से पढ़ो या 5 डेज डायरेक्शन से, दोनों साइड से पढ़ने पे उच्चारण क्या आ रहा है बेटा, समान आ रहा है। क्या आ रहा है, उच्चारण क्या आ रहा है, समान आ रहा है। ये देखो, ये देखो, GAATTC और इधर से पढ़ोगे GAATTC। जैसे अपने पास ये कौन सा है भाई, प्रतिबंधित एंजाइम है, इक्वार फर्स्ट एंजाइम से काटने पर दोनों तरफ से ये G व A के बीच से काटेगा, यानी कि इक्वार फर्स्ट जो रेस्टिकेशन न्यूक्लियस एंजाइम है उसकी विशेषता है ये डीएनए सेगमेंट्स को कहां से काटेगा, G और A के मध्य से, इधर से काटेगा और इधर से काटेगा। अब देखो जब इसको कट करते हैं तो अपने पास कितने स्थल हो गए बेटा, अपने पास में स्थल हो गए, देखो ध्यान से देखना बेटा, ये अभिज्ञान स्थल है। जैसे अपने पास में क्या है, ये है GAATTC, इधर है GAATTC, और ये पता है ना बेटा क्या है, ये नाइट्रोजन क्षारक है, गवानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन और साइटोसिन। अब यहां से इसमें कौन सा एंजाइम डालेंगे भाई, ई को आर फर्स्ट, ए मतलब इसीरिया, सी ओ मतलब कोलाई, आर इसका जो रेस्टिकेशन साइट है प्रभेद उसकी बात करते हैं। तो ये जैसे अपन डालेंगे ये कहां से काटेगा, डीएनए सेगमेंट को जी और ए के मध्य से, बिटवीन जी एंड ए, और जैसे ये कट करेगा इसको अपन ने क्या डाल दिया, रेस्टिकेशन स्थल डाल दिया, वो रेस्टिकेशन एंजाइम डाल दिया, तो ये जो इसका स्थल है उसे बोलेंगे रिकॉग्नाइजेशन साइट या रेस्टिकेशन साइट। कौन से एंजाइम की, इक्वार फर्स्ट एंजाइम की रेस्टिकेशन साइट क्या है भाई, जी और ए के मध्य से काटेगा, गवानिन और एडिनिन के मध्य से काटेगा। जैसे ये डालेंगे तो यहां पर देखो बेटा, ये डीएनए सेगमेंट अलग हो गया और ये डीएनए सेगमेंट अलग हो गया, ये इधर वाला भाग बेटा और ये इधर वाला भाग अलग हो गया। आई क्या बात समझ में, ये जो एंड बनते हैं इन्हें बोलते हैं चिपचिपे सिरे, या इंग्लिश में बोलेंगे स्टिकी एंड। कौन से एंड प्राप्त होते हैं, स्टिकी एंड। अब देखो बेटा यहाँ दो प्रकार के सिरे प्राप्त होते हैं, एक होता है स्टिकी एंड, एक होते हैं नॉन स्टिकी, चिपचिपे सिरे और अचिपचिपे सिरे। अब इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो चिपचिपे सिरे प्राप्त होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जब इसको किसके साथ जोड़ेंगे बेटा, जब वेक्टर के साथ में, किसके साथ में, वेक्टर के साथ में जोड़ेंगे तो इजीली क्या हो जाएगा, उसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम काम में लेंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम अपन कट करने के लिए काम में लेंगे। इसी के साथ बात करते हैं बेटा आगे, यहां पर देखो समान प्रतिबंधित एंजाइम से काटा हुआ जो है प्लाज्मिड, अपन क्या ले रहे हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, वाहक, बार बार बता रहा हूं मैं, वाहक वेक्टर। ये जो प्लाज्मिड काम में ले रहे हैं वो क्या है, वेक्टर। अब मैंने कहा था आपको कि इस वांछित जीन है क्या अपनी बेटा, ये स्पेसिफिक जीन है, डिजायर्ड जीन है उसको, और अपना वेक्टर जो प्लाज्मिड है उसको, दोनों को किससे काटना है भाई, समान एंजाइम से। और समान एंजाइम कौन सा है, इकोआर फेस्ट, इसी से काटना है। अब काटना क्यों है, तो अपन को पता है कि वापिस भी तो जोड़ना है, और वापिस जोड़ने के लिए अगर चीजें एक दूसरे की पूरक नहीं होगी तो वापिस से नहीं जुड़ेगा। अतः एक बार फर्स्ट से काटने पर जो सिरे प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, चिपचिपे सिरे। अतः इनको वापिस जोड़ने पर ये क्या होगा भाई, आपस में आसानी से इजीली से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये तो अपना क्या हो गया, प्लाज्मिड का हो गया, वाहक का, और ये हो गया अपना वांछित जीन, दोनों को अपन ने आपस में जोड़ दिया। और यहाँ जोड़ने में जो एंजाइम काम में लेंगे, अभी बात करेंगे आगे, वो था डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम था बेटा, डीएनए लाइगेज एंजाइम है। वो डीएनए सेगमेंट्स को जो काटे गए हैं उनको वापस जोड़ने में काम में ले जा रहा है। तो बेटा समझ में आ रही है क्या, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा स्पीड के साथ में चल रहे हैं, स्पीड के साथ में अपन इसीलिए चल रहे हैं कि एक बार अपना रिवीजन है वो इजीली हो जाए। ठीक है बेटा, बाकी और किसी को समस्या हो तो बताना, लाइव क्लास अपन स्टार्ट कर देंगे आज। आगे बात करते हैं, देखो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन किसकी बात करते हैं बेटा, रिसोर्सेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, सॉरी, इसमें अपने बात करती है एंजाइम, अपने पढ़ लिया। सेकंड आता है वाहक वेक्टर, किसकी बात कर रहे थे बेटा, सेकंड बात करेंगे अपन वाहक वेक्टर की। देखो थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं, आसानी से दिख जाएगा आपको। अब बात करते हैं, पहला तो अपन ने क्या लिया भाई, प्रतिबंधित एंजाइम। प्रतिबंधित एंजाइम क्या करेगा, जो अपना जीन है, जहां से अपन को जीन को काटना है वहां से अपन काट लेंगे।
अब जीन को तो अपन ने काट लिया प्रतिबंधित एंजाइम से, स्पेसिफिक जीन को जो विशेष लक्षण को धारण करी, जैसे इंसुलिन का उत्पादन करना है, तो क्या काम मिलेंगे बेटा, अग्नाशय की बीटा सेल्स। क्या काम मिलेंगे, अग्नाशय की बीटा सेल्स अपन काम में लेंगे। और अगर कोई और दूसरी चीज अपन काम में ले रहे हैं स्पेसिफिक, तो वो जैसी जीन है अपनी वहां उसको काटने के लिए अपन रेस्टिकेशन एंजाइम काम में लेंगे। सेकंड, उस रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के माध्यम से अपन जो अपनी वांछित जीन ने अपन ने काटा, उस जीन को किसके साथ जोड़ेंगे, वेक्टर के साथ, वाहक के साथ। क्यों, क्योंकि अपन को इसको किसी दूसरी कोशिका में इसकी कॉपी प्राप्त करने के लिए, प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए स्थानांतरित करना ना। तो स्थानांतरण में क्या काम मिलेंगे, वेक्टर काम मिलेंगे बेटा। क्या काम मिलेंगे स्थानांतरण में, वेक्टर वह काम मिलेंगे। तो देखो ये जीवाणु में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए किसमें, जीवाणु में। तो देखो बेटा इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये कैसा होता है, ये अपन बात करते हैं। थोड़ा सा मैं एक साइड में ले लेता हूं इसको। हाँ बेटा थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूं आपके लिए जगह। देखो आप सभी ने देखा होगा, जैसे जीवाणु कोशिका की अपन बात करते हैं बेटा, ये कोई जीवाणु कोशिका है, सबसे बाहर की ओर जो आवरण पाया जाता है जीवाणु कोशिका, वो क्या पाया जाता है, ग्लाइकोकेलिक्स। फिर कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली। जैसे मैं ये ले लेता हूँ बेटा, याद रखना जेट में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका का सबसे बाह्य आवरण ग्लाइकोकेलिक्स। तो देखो बात करते हैं, ये जीवाणु कोशिका है, इस जीवाणु कोशिका में एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, एक ऐसा मुख्य डीएनए पाया जाता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जीवाणु कोशिका में मुख्य डीएनए के अलावा पाए जाने वाला अन्य वर्ताकार द्विकुंडली डीएनए क्या कहलाएगा, ये प्लाज्मिड। क्या कहलाएगा बेटा, प्लाज्मिड। यही प्लाज्मिड है किस रूप में काम मिले जाएगा, वेक्टर के रूप में। किसके रूप में बेटा, वेक्टर के रूप में। यानी कि इसमें आनुवंशिक सूचनाएं नहीं होती है, ये क्या होता है, अतिरिक्त होता है। यानी कि गिफ्ट के रूप में मिला है किसको, जीवाणु को। और किस में काम मिले जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ये इसका क्या है, मुख्य डीएनए, मेन डीएनए। आई क्या बेटा समझ में बात। तो ये जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका में ये जो है क्या है भाई, अपना वाहक वेक्टर। तो क्या बोल सकते हैं, देखो जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये स्वायत्त रूप से पुनरावर्त सेल्फ रेप्लिकेशन, यानी कि कहने का मतलब इसमें एक विशेषता होती है कि ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 यानी कि मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। इसमें रीजनरेशन की अपन बोल सकते हैं कैपेसिटी पाई जाती है, रेप्लिकेट करता है खुद को। ये बैक्टीरियल कोशिका के जीवित रहने तथा वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, अर्थात इनमें आनुवंशिक सूचनाएं नहीं होती है। इसको आप जीवाणु से बाहर निकाल लोगे ना, तो भी जीवाणु कोशिका पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना बेटा, इन्हें बैक्टीरिया से सरलता से अलग किया जा सकता है। यह वर्ताकार होते हैं, याद रखना। प्लाज्मिड की विशेषता पूछ सकते हैं आपसे, वर्ताकार होते हैं और कैसे होते हैं, द्विकुंडली। बेटा देखो वर्ताकार और कैसे हैं, द्विकुंडली, डबल हेलिक्स होते हैं ये, सर्कुलर एंड डबल हेलिक्स। इन पर विशिष्ट प्रतिबंधित स्थल उपस्थित होते हैं। एक इन पर विशिष्ट प्रकार के रेस्ट्रिकेशन साइट क्या होगी, उपस्थित होगी, जिन्हें प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा किससे बेटा, रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा अपन क्या करेंगे, कट करेंगे, विचलित करते हैं, काटते हैं। इनमें वांछित जीन को निवेशित कराया जा सकता है और वांछित जो जीन है उसको इसके साथ में जोड़ेंगे, फिर वापस से ऐसे जीवाणु कोशिका या प्रपोषी कोशिका में स्थानांतरित करेंगे जिसमें पहले से प्लाज्मिड क्या होना चाहिए, अनुपस्थित होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। ये नहीं कि जिस जीवाणु कोशिका को प्रपोषी के रूप में काम में ले रहे हैं उसमें पहले से जीवाणु वो प्लाज्मिड है और उसी में अपन स्थानांतरित करें, ऐसा नहीं करेंगे। उसमें जो है प्लाज्मिड एब्सेंट होना चाहिए। आगे बात करते हैं बेटा, देखो इस डीएनए को पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी, सॉरी हाँ अपन ने क्या किया, प्रतिबंधित न्यूक्लियोटाइड एंजाइम से इसको काट लिया। उस वांछित जीन जो काटने के बाद में वांछित जीन अपन ने इसके साथ जोड़ दी, तो क्या बन गया भाई अपना पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होगा, देखो दो प्रजातियों का डीएनए हो गया कि बेटा,
एक तो अपनी वांछित जीन है, जैसे अग्नाशय की इंसुलिन कोशिका ली थी, अग्नाशय की बीटा कोशिका अपन ने ली थी बेटा। दूसरा क्या हो गया अपने पास में, जो संवाहक था, प्लाज्मिड था, उसकी जीन, तो दोनों को जोड़ा, तो दो डीएनए को एक साथ जोड़ा तो क्या हो गया, पुनर्योगज डीएनए। काटा और फिर जोड़ा ना, तो क्या बोलेंगे, पुनर्योगज डीएनए। इनमें पुनर्योगज, सॉरी, इनमें पुनरावर्ती प्रारंभिक स्थल, रेप्लिकेशन ऑर्गेनाइजेशन साइट उपस्थित होती है, ORI जिसे अपन बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ORI अभी आगे आएगा, जिसे अतिथ्य कोशिका द्वारा पहचाना जाता है। इनमें चिन्हित स्थल होते हैं, यानी कि इसमें विभिन्न प्रकार के स्थल पाए जाते हैं। किसमें, इस अपन संवाहक की बात करते हैं उस संवाहक में, यानी कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सा होता है, रेस्टिकेशन प्रतिजन प्रतिरोधी स्थल, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होती है। दूसरा है विष उत्पादक, टॉक्सिक प्रोडक्शन स्थल होता है, उपस्थित होते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और आपको साइट बता रहा हूँ, जैसे प्रतिजन प्रतिरोधी स्थल हो गया, रेस्टिकेशन साइट होगी, ठीक है। इसी के अलावा अपन बात करते हैं ओरिजिन स्थल, उत्पत्ति स्थल, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन स्थल होता है, एक ORI स्थल हो गया अपना। इसी के अलावा रेस्टिकेशन साइट होती है, पैलेंड्रोमिक साइट इसमें होती है, ठीक है। तो सामान्यतः निम्नलिखित जीवाणुओं का उपयोग इसके रूप में, वाक्य रूप में अपन किया जाता है। तो कुछ उदाहरण अपने दे रखा है, जैसे PBR 322, किसकी बात चल रही है बेटा, PBR 322 की बात करते हैं। तो PBR 322 में अपन बात करें बेटा, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, देखो मैं बना दूं आपको। किसकी बात करते हैं बेटा, PBR 322 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है बेटा, ये है। इसमें एक क्या होता है, ORI स्थल होता है बेटा, दूसरा क्या होता है, एम्पिसिलिन स्थल होता है, ये दे रखा है। एक यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन स्थल होता है, यहाँ पर रेस्टिकेशन साइट होती है। ये कुछ स्थल है, ORI स्थल हो गया, एम्पिसिलिन स्थल होते हैं, रेस्टिकेशन साइट होगी प्रतिबंधित साइट, और टेट्रासाइक्लिन है जो है प्रतिरोधी साइट। ये किसका स्ट्रक्चर है भाई, PBR 322 का। और PBR 322 का पूरा नाम अपन बात करें, P मतलब हो गया प्लाज्मिड, B मतलब वोल्यूमर, और R मतलब रोड्रियूज। एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। P मतलब प्लाज्मिड, B मतलब वोल्यूमर, R मतलब रोड्रियूज। 322 इसकी टेस्ट ट्यूब का नंबर है। और इसकी जो, जिस कितने आणविक क्षमता की जीन को ये ले जा सकता है, तो उसका नाम क्या है, 4.36 किलो बेस पेयर वाली जीन को ये क्या कर सकता है, धारण करेगा और परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर सकता है। तो याद रखना, इसकी क्षमता पूछी जाती है भाई, PBR 322 की क्षमता कितनी होती है, कितने आणविक बार वाली जीन को ये ले जा सकता है, 4.36 kbps। देखो, पुनरावर्ती प्रारंभिक स्थल हो गया, अभिज्ञान स्थल, प्रतिबंधित स्थलों को जो मैंने बता दिया आपको, रेस्टिकेशन साइट के बारे में, और पुनरावर्ती स्थल ORI स्थल की अपन बात करेंगे। ये PBR 322 की बात करते हैं। फिर अपन बात करते हैं आगे, तो ये हो गया अपना वाहक। फिर बात करते हैं इसीरिया कोलाई जीवाणु के प्लाज्मिड जंतुओं के लिए काम, क्या क्या काम में लिए जाते हैं। फिर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसिस जीवाणु का TI प्लाज्मिड। दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस का RI प्लाज्मिड। तो बेटा याद रखना, ये पादपों के लिए काम में ले जाएंगे, जबकि इसीरिया कोलाई का किसके लिए, जंतुओं के लिए। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन से संवाहक का उपयोग जंतु कोशिकाओं के लिए किया जाता है, या निम्न में से कौन से संवाहक का उपयोग पादप कोशिकाओं के लिए किया जाता है। या आपसे बोलेगा पादप कोशिकाओं के लिए उपयोगी कोई दो संवाहकों के नाम लिखिए, तो याद रखना बेटा, वेरी वेरी मोस्ट, या इनका पूरा नाम मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर बात करेंगे शॉर्ट टाइप आंसर में, तो याद रखना एग्जाम में आप बैठोगे तो मेरे को याद करोगे जरूर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसिस का TI प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग, और सेकंड बात करते हैं एग्रोबैक्टीरियम का RI प्लाज्मिड राइजोजीनस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस का RI प्लाज्मिड। याद रखना बेटा, जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये तो इसीरिया कोलाई, इकोलाई बोलते हैं जिसको, जंतु कोशिकाओं के लिए। इसके अलावा जंतु कोशिकाओं में रिट्रोवायरस का नाम सुना होगा आपने, पक्ष विषाणु का, ठीक है, वो भी काम में लिया जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एंजाइम DNA लाइगेज। अभी मैंने बताया था कि आपको DNA लाइगेज एंजाइम क्या काम आएगा भाई, DNA लाइगेज एंजाइम। देखो भाई, DNA लाइगेज एंजाइम का काम ध्यान से देखना भाई, इंपॉर्टेंट। अपन काटने की बातें कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे भाई बेटा, DNA को काटने की बातें कर रहे थे बेटा। अब एक बात बताओ, जब काटा भी अपन ने है तो जोड़ना भी अपन को ही पड़ेगा ना, और जोड़ने में कौन सा हाथ निभाएगा, लाइगेज। जैसे कोई दो दोस्त है भाई, उनका व्यवहार खराब हो गया, तो तीसरा आदमी उनका दोस्त है वो उसका व्यवहार
को बनाए रखने के लिए उनको क्या करेगा भाई, प्रेरित करेगा कि नहीं ऐसा मत करो। तो लाइजन को क्या करना है, बनाए रखना है। व्यवहार को बनाए रखने के लिए क्या, जोड़ने के लिए क्या काम आएगा, लाइगेज, लाइगेज जोड़ना। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, जोड़ने में। खोज किसने की थी, मार्टिन गैलेट ने, किसमें, T4 जो बैक्टीरियोफेज है उसमें की थी। और कब की थी, 1967 में डीएनए लाइगेज एंजाइम को क्या किया था, खोजा था। यह एंजाइम डीएनए लाइगेज एक प्रमुख संसाधन है, वेक्टर है, जो क्या करेगा, डीएनए किसका, वाहक का तथा वांछित डीएनए को आपस में जोड़ेगा। कहने का मतलब जो वेक्टर को अपन ने कट किया था रेस्टिकेशन एंजाइम से, अपनी स्पेसिफिक जीन जो डिजायर्ड जीन थी, विशिष्ट जीन, जैसे इंसुलिन की जीन थी ना, बीटा कोशिका से निकाली थी, उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा बेटा, डीएनए लाइगेज। इस एंजाइम को इकोलाई जो है, जिसकी क्षमता दे रखी है 75 kbp या T4 फेज, आ गया बेटा। T4 फेज से किसने अलग किया था, मार्टिन गैलेट ने। क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारे 12th क्लास में से पढ़ता किया गया था। इसकी क्रियाविधि के लिए क्रम से संवाहक जो सहकारक है NAD प्लस वह ATP की आवश्यकता होती है, यानी कि ये भी जरूरी होते हैं। तो क्या किया देखो, वांछित जीन है ये वाली, ये अपना संवाहक है बेटा, वेक्टर है। डिजायर्ड जीन को डीएनए लाइगेज एंजाइम डाला तो ये क्या हो गया भाई, अपनी स्पेसिफिक जीन किसके साथ कनेक्ट हो गई भाई, वेक्टर के साथ में। और क्या बनाती है, पुनर्योगज डीएनए या पुनर्योगज वाहक। अगर यहां दो प्रजातियों का अलग अलग का डीएनए होता तो उसे क्या बोलते थे, पुनर्योगज डीएनए। और वाहक के साथ में जोड़े तो उसे क्या बोल देंगे, पुनर्योगज वाहक के साथ में अपन डोलेंगे। तो देखो अतिथ्य जीवाणु में क्या करेंगे, इसको स्थानांतरित। अब क्या करेंगे, जो जीवाणु कोशिका जिसमें ये यहाँ अनुपस्थित है, मुख्य डीएनए पाया जाता है, तो इसको अपन स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए ये जो कोशिका इसे बोलेंगे परपोषी, होस्ट सेल। तो परपोषी कोशिका या होस्ट सेल में अपन इसको क्या करेंगे बेटा, स्थानांतरित करेंगे। क्यों, क्योंकि अपन को क्लोनिंग बनानी है ना अपनी जीन की। यहीं पे अपन बात करते हैं, एक एंजाइम है, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, जो क्या करेगा, ये जो अपना डीएनए था, इस डीएनए सेगमेंट का कई सारी कॉपियां पॉलीमर बनाने में काम में आएगा। क्योंकि अपन को साइज के हिसाब से डीएनए को किसके साथ अटैच करना है, वाहक के साथ में। तो वहां पर देखो ये एंजाइम पुनः डीएनए की प्रतिलिपियां क्या बनाएगा, प्रतियां, कॉपीज बनाने में काम में आता है। फिर आगे बात करते हैं बेटा, देखो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के चरण, स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें अपन बात करते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी के जो चरण है उनकी बात करेंगे। ये तो अपन ने चार चीजें पढ़ी। सबसे पहले प्रतिबंधित एंजाइम पढ़ा, दूसरा अपन ने क्या पढ़ा, संवाहक पढ़ा, वाहक वेक्टर की बात की, तीसरा अपन ने डीएनए लाइगेज एंजाइम पढ़ा, चौथा अपन ने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। चारों के बारे में याद रखना। पहला प्रतिबंधित एंजाइम क्या करेगा, काटेगा। दूसरा वाहक ले जाने का काम करेगा। तीसरा डीएनए लाइगेज वाहक और प्रतिबंधित एंजाइम से जो वांछित जीन काटेगी उनको जोड़ेगा। और चौथा जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो जो अपना क्या था, प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था ना, पुनर्योगज प्लाज्मिड, उसकी कई सारी प्रतिलिपियां बनाने में काम में आएगा। तो ये अपन बात करते हैं। फिर है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के चरण, स्टेप्स ऑफ आनुवांशिक अभियांत्रिकी। सबसे पहला चरण देखो, जैसे अपन ने, मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में या जो सहायक सामग्री थी, ठीक है, उनके बारे में बताया था, वैसे ही चरण सबसे पहले क्या करेंगे, देखो वांछित जीन है ना अपने, उस वांछित जीन को प्राप्त करेंगे। वांछित जीन, प्रथम चरण देखो, वांछित जीन की प्राप्ति, टू ऑब्टेन डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन को अपन प्राप्त करेंगे। किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीन क्या कहलाएगी भाई, वांछित जीन। डीएनए सीक्वेंस को प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्या करेंगे, कट करेंगे। फिर जिस जंतु कोशिका में वांछित डीएनए प्राप्त करना है उसकी कोशिकाओं को अपघटित कर पूरे डीएनए को प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर लेंगे। एंडोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों पर इसको काटते, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, इक्वार फर्स्ट, कौन सा बेटा, इक्वार फर्स्ट है, जी और एक के मध्य से काटेगा और ये दो डीएनए के सेगमेंट्स फिर है एंडोन्यूक्लियस से काट दिया। द्वितीय चरण में क्या करेंगे कि जो प्लाज्मिड है, क्या है भाई, प्लाज्मिड है, उपयुक्त वाहक की तैयार, यानी प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल वेक्टर, वाहक भी तो चाहिए ले जाने के लिए।
उपयुक्त चरण में प्राप्त डीएनए के खंडों को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में समाकलित करने के लिए प्लाज्मिड को भी उसी प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से विचलित करेंगे। समान से याद रखना, वांछित जीन को भी और वेक्टर को समान रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से अपन कट करेंगे, जिसे प्रथम चरण में वांछित डीएनए खंड प्राप्त करने के लिए किया गया था। प्लाज्मिड में पुनरावर्ती प्रारंभिक स्तर रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट उपस्थित होते हैं। ओआरआई स्थल, जिसको क्या बोलते हैं, ओआरआई स्थल, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट होती है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, कॉपियां प्राप्त होगी ना अपन को। ये देखो, ये प्लाज्मिड है जिसको अपन ने काटा था, ये कोई दूसरा डीएनए, स्पेसिफिक डीएनए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फॉरेन डीएनए भी बोल सकते हैं बेटा। इस फॉरेन डीएनए को अपन क्या करेंगे, इसके साथ में, किसके साथ में, इस वेक्टर के साथ में जहां से अपन ने काटा था, चिपचिपे सिरे स्टिकी एंड है, इसको जोड़ेंगे। जोड़ने में डीएनए एंजाइम काम में लेंगे, और ये जो डीएनए बन गया, ये क्या बन गया भाई अपना डिजायर्ड डीएनए। क्या बन गया, डिजायर्ड डीएनए। ये अपने पास में क्या, होस्ट कोशिका, ये होस्ट कोशिका जैसे जीवाणु कोशिका है ना, इस जीवाणु कोशिका का मुख्य डीएनए हो गया, और ये संवाहक इसमें स्थानांतरित कर दिया। संवाहक का मतलब क्या, पुनर्योगज डीएनए अपन ने स्थानांतरित कर दिया। देखो, एग्रोबैक्टीरियम टोमेपेसिस द्वारा संक्रमण के समय टीआई प्लाज्मिड के एक बाकी प्रतिलिपि का पादप कोशिका में जीनोम में समाकलन अपने करवा दिया, इंटीग्रेशन करवा दिया, जिससे इस डीएनए क्रम में टी डीएनए स्थानांतरित डीएनए जो है अपन बोल देंगे इसको, संक्रमण की प्रक्रिया में टीआई प्लाज्मिड का एग्रोबैक्टीरियम के क्रोमोसोम में जीन स्थित जीनों द्वारा नियंत्रण होता है। टीआई प्लाज्मिड का वाइट क्षेत्र यानी कि वायोलेंट क्षेत्र जो रोग उत्पन्न करता है, जीनों की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। तृतीय चरण में देखो, संयोजन, ये अपन ने बात कर ली। एक ही प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा विचलित डीएनए खंडों को व बैक्टीरिया को प्लाज्मिड को डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसी के साथ में बात करते हैं इस प्लाज्मिड को जिनमें वांछित डीएनए जुड़ा हुआ है, उसको पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। ये आ गया अभिव्यक्ति वाहक जो प्लाज्मिड है। इधर से बहुकोशिकीय जो गुणसूत्री डीएनए काटा था अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, वांछित जीन आ गई, ये कटा हुआ प्लाज्मिड आ गया, दोनों को जोड़ दिया, ये क्या आ गया, पुनर्योगज प्लाज्मिड, किसके माध्यम से, डीएनए लाइगेज। चतुर्थ चरण में अपन क्या करेंगे, पुनर्योगज उपयुक्त पुनर्योगज डीएनए को पुनः बैक्टीरिया में स्थानांतरित किया जाता है। कौन सी बैक्टीरिया में, होस्ट कोशिका के रूप में इस डीएनए का बैक्टीरिया की कोशिका में गुणन किया जाता है एवं अनेक प्रतिलिपियां बनाई जाती है। तो देखो, ये जीवाणु कोशिका है बेटा, जीवाणु कोशिका में पहले से प्लाज्मिड अनुपस्थित होगा, तो अपन क्या करेंगे भाई, देखो इस प्लाज्मिड को या तो होना नीचे या अपन अलग कर लेंगे। फिर ये अपना पुनर्योगज डीएनए था, उस पुनर्योगज डीएनए को अपन ने क्या कर दिया है, प्लाज्मिड कोशिका में। तो देखो इसमें ये यहाँ पे है, जबकि इसमें नहीं है, इसको अपन ने निकाला था क्या, तो ये अपनी क्या होगी, होस्ट सेल, वाही जीन धारक कोशिका युक्त है। फिर अपन बात करेंगे, इधर देखो, इन प्रतिलिपियों को सीधे वांछित जीन के प्रोटीन बनाने के लिए औद्योगिक स्तर पर उपयोग किया जाता है, अथवा इनके किसी अन्य जीव का पादप कोशिका में स्थानांतरित करके ट्रांसजेनिक जीव या ट्रांसजेनिक पादप प्राप्त किए जाते हैं, जिनको बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म या जेनेटिक मॉडिफाई एनिलिम, जीएमओ। जैसे आपने सुना होगा बीटी कॉटन, ठीक है, फ्लेवर्स और टमाटर, ठीक है, इसी के साथ में अपने सुना होगा गोल्डन राइस का नाम, वो सभी इस टेक्निक से बनाई गई। अभी आगे बात करेंगे अपन। फिर बात करते हैं जेल विद्युत कण संचलन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व रखता है इस चैप्टर में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक विशेष प्रकार का चरण है जिसमें क्या करेंगे कि जो अपना डीएनए क्या है, डीएनए सेगमेंट्स हैं, उन डीएनए सेगमेंट्स को उनके मोलिकुलर बेसिस के आधार पर, मोलिकुलर आणविक भार के आधार पर अपन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, उनको अलग अलग करेंगे। मोलिकुलर बेस क्यों करते हैं बेटा ऐसा, क्योंकि अगर डीएनए सेगमेंट्स को मोलिकुलर बेसिस के आधार पर अपन पृथक नहीं करेंगे, तो अपन को जो मोलिकुलर वेट का डीएनए चाहिए उसको वाहक के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक जो वाहक है उसकी भी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है किसी डिजायर्ड जीन को लेकर जाने की। इसलिए अपन डिजायर्ड जीन को उनके मोलिकुलर बेसिस के आधार पर पृथक करने के लिए क्या काम में लेते हैं भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, विद्युत कण संचलन विधि। देखो, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा डीएनए को काटने से डीएनए खंड का खंडन हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। इन खंडों को एक तकनीक द्वारा अलग करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, जेल विद्युत कण संचलन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित होता है, याद रखना भाई, डीएनए सेगमेंट्स पे कौन सा चार्ज होता है, ऋणावेशित, और प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय बेटा, एसिडिक। जबकि हिस्टोन प्रोटीन, बेटा पिछली बार देखा होगा आपने क्वेश्चन, जबकि हिस्टोन प्रोटीन की प्रकृति कैसी होती है भाई, हिस्टोन प्रोटीन पर आवेश जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन बेटा, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पर आवेश तथा उनकी प्रकृति के बारे में याद रखना। डीएनए कैसा होता है, ऋणात्मक आवेशित, अर्थात प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। अम्लीय क्यों होती है, नाम देखो, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, किसके वजह क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और ऋणावेशित क्यों होता है, क्योंकि इस पर क्या पाया जाता है, फॉस्फेट समूह
PO4 3 माइनस, इसी वजह से माइनस चार्ज होता है। इसलिए ये विद्युत क्षेत्र में माध्यम द्वारा एनोड की तरफ जाएंगी, क्योंकि आप सभी को पता है समान आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव को असमान आवेश अट्रैक्ट करेंगे। अतः डीएनए नेगेटिव से किधर जाएगा, पॉजिटिव की ओर। अब पॉजिटिव की ओर कौन सा ज्यादा दूरी तय करेगा, कम जिसका आणविक भार होगा, अर्थात कम से लेकर अधिक की ओर ये क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। तो देखो भाई, इसलिए ये विद्युत क्षेत्र में माध्यम द्वारा एनोड की तरफ जाते रहते हैं। आजकल बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम एगारेज। अब एगारेज की बात करते हैं। एगारेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में ली जाती है डीएनए के लिए और आरएनए के लिए, जबकि एसडीएसी पेज सोडियम डिओडाइसिल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं, वो किसके लिए काम में ली जाती है बेटा, प्रोटीन की प्लॉटिंग अपन प्रोटीन की क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस काम मिलेंगे उसमें। अब एगारेज के लिए याद रखना क्या है, एक प्रकार का समुद्री घास सीवीड्स है और एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर है। डीएनए खंडों को एगारेज जेल से छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार, आगे के बेटा आकार में आवेश के अनुसार क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो याद रखना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करेंगे, डीएनए खंडों को किसके आधार पर बेटा, आकार, उनके साइज के आधार पर अपन क्या करेंगे, डिफरेंट करें, अलग अलग करेंगे। इस कारण डीएनए जितने छोटे आकार के होंगे वह अधिक दूरी पर जाएंगे, जबकि जो बड़े डीएनए खंड होंगे वो कम दूरी तय करेंगे। अब यहाँ पर याद रखना बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डीएनए खंडों को अपन ने अरेंज कर लिया, इन डीएनए खंडों को देखने के लिए क्या काम मिलेंगे भाई, इथिडियम ब्रोमाइड से अपन स्टैंड करेंगे, किसे, इथिडियम ब्रोमाइड से। और इथिडियम ब्रोमाइड से स्टैंड करने के बाद में अपन इसको किस में देखेंगे, पराबैंगनी विकिरणों में, अल्ट्रावायलेट रेज में अपन इसको सी करेंगे। तो ये अपना डीएनए खंड है वो कैसा दिखेगा भाई, चमकीला नारंगी रंग का। याद रखना बेटा कैसा दिखेगा, चमकीला नारंगी रंग का। तो देखो इन डीएनए खंडों को देखने से के लिए डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित किया जाता है, कर पराबैंगनी विकिरणों से अनावर्त किया जाता है। तो इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित जेल को पराबैंगनी आवर्त से देखने पर डीएनए खंड कैसे दिखेंगे, चमकीले नारंगी रंग के पट्टी के दिखा देते हैं। डीएनए को खंडों की इन पट्टियों को एगारेज से काट कर निकालने की प्रक्रिया को अपन बोलेंगे ब्लोटिंग, ठीक है। और डीएनए को उस ब्लोटिंग जो है उससे अलग करना क्या कहलाता है, इल्यूशन। देखो, और जेल के टुकड़ों को निष्कासित कर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इस प्रक्रिया को छालन या इल्यूशन कहते हैं। इस तरह से शुद्ध किए गए डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर पुनर्योजित डीएनए का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। आगे के बड़ा बात समझ में। तो ये थोड़ा सा डायग्राम सही से नहीं आ रहा है, इसमें क्या करते हैं, देखो ऐसे पट्टिकाएं होती है बेटा, ये दिख रही है आपको, चलो इधर ही बता देते हैं। जैसे ये पट्टिकाएं हैं, ये डीएनए सेगमेंट्स हैं। तो डीएनए सेगमेंट्स क्या हो गया, इधर लंबे डीएनए सेगमेंट्स होंगे, इधर बिल्कुल छोटे डीएनए सेगमेंट्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इधर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। अब डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये डीएनए सेगमेंट इधर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो छोटे वाले तो बड़े वाले तो इधर आ जाएंगे और छोटे वाले ज्यादा गति तय कर जाएंगे। आगे के बाद समझ में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे आता है भाई कौन सी टेक्निक, पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अपन ने क्या किया भाई, डीएनए खंड को अलग कर लिया। जो डीएनए अपन को चाहिए भाई, मेरे को चाहिए था 2 किलो बेस पेयर का डीएनए, जो डिजायर्ड जीन थी उसको मैंने अलग कर लिया। अब उसकी कॉपियां बनाऊंगा मैं, प्रतिलिपियां बनाऊंगा, तो उसके लिए टेक्निक काम में लेते हैं, कौन सी, पीसीआर टेक्निक। देखो पीसीआर का जो नाम है वो क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मैंने अभी बताया था आपको 1983 में किसने की थी खोज, कैरीमुलिस ने। इस अभिक्रिया में उन उपक्रमों या प्राइमेट छोटे रासायनिक संश्लेषण अल्प न्यूक्लियोटाइड या डीएनए खंडों के पूरक होते हैं, जो समुच्चय के सेट में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का अपन उपयोग करेंगे। तो देखो इस विधि द्वारा उपयोगी जीन की कई प्रतिलिपियां संश्लेषित की जाती हैं। ये एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड का उपयोग करते हुए उपक्रमों को विस्तृत कर देते हैं। डीएनए प्रतिकृत्यन प्रक्रम कई बार दोहराया जा सकता है। यह सतत प्रवर्धित ताप यानी कि थर्मोस्टेबल करने का मतलब इसमें देखो याद रखना, पीसीआर टेक्निक कंप्लीट जो प्रक्रिया है वो ताप द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी कि किसके द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा कंट्रोल की जाएगी। बोले सर टेम्परेचर के द्वारा कैसे, देखो बेटा जो डीएनए है मॉलिक्यूल्स है, वो डीएनए मॉलिक्यूल्स में 2 डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, हाइड्रोजन। क्या पाए जाते हैं, तो देखो जैसे ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य ट्रिपल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, एडेनिन थाइमिन के मध्य डबल हाइड्रोजन। अब आप सभी को पता है हाइड्रोजन बंध है, उसकी एक विशेषता होती है कि जैसे टेम्परेचर दोगे टूट जाएगा, जैसे टेम्परेचर कम होगा जुड़ जाएगा। तो देखो
थर्मोस्टेबल होता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है थर्मस एक्टोपस नामक जो है सेवा है उससे जो कहाँ से प्राप्त होता है, गर्म पानी के झरनों से, वहां से इसको विलगित किया जाता है। इसकी विशेषता होती है कि ये अत्यधिक तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर भी क्या रहता है, जीवित। देखो डीएनए की प्रतिकृति बनाने के क्षेत्र में अपन क्या करेंगे तो देखो बेटा डायग्राम दे रखा है। इसके कितने चरण होते हैं बेटा, 3 चरण। कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये डीएनए सेगमेंट्स अपने पास में, जैसे 5 डेज है, ये 3 डेज, ये 5 डेज है बेटा, और ये 3 डेज। ये आपस में ये जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बंध से। किससे जुड़े हैं बेटा, हाइड्रोजन बंध से। और ये डीएनए की प्रतिकृति बनाने वाला ये क्षेत्र दे रखा है। अब क्या करेंगे, डीएनए कैसा है, डबल हेलिक्स। इसको जैसे ही अपन उष्मा देंगे तो विकृतीकरण हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डीनेचुरेशन। जैसे ही इसको हीट देंगे, डीनेचुरेशन, अर्थात ये ऊपर वाला एंड अलग हो गया और नीचे वाला एंड अलग हो गया बेटा। और फिर अपन क्या करेंगे, अगली प्रोसेस है एनालिंग। कौन सी है बेटा, एनालिंग। इसमें अपन क्या करेंगे बेटा कि जो अपने पास टेक पॉलीमरेज एंजाइम था, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज, वो कहां आकर जुड़ेगा भाई, 3 डेज एंड पर। याद रखना कहां जुड़ेगा, 3 डेज एंड पर आकर कौन जुड़ेगा, टेक पॉलीमरेज एंजाइम, जिसे अपन क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। और फिर बात करते हैं विस्तार, जिसे बोलते हैं एक्सटेंशन। अब वापिस से देखो बेटा इसमें क्या करते हैं, यहां पर अपन क्या करेंगे, लगभग टेम्परेचर है वो कितना करेंगे, 92 डिग्री सेल्सियस। यहां पर जो टेम्परेचर है वो किया जाता है लगभग 54 डिग्री। कितना किया जाएगा बेटा, 54 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर लगभग बात करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अर्थात याद सकते हो अप्रोक्स, तुम्हारे को याद रखना है, ये 50 से 60 के बीच 92 और 72 या 74 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे। जैसे ही अपन 30 चक्कर इसके कर लेंगे तो लगभग कितनी 10 लाख गुना इसको आवर्धित किया जा सकता है। और इसका सूत्र याद रखना है 2 की पावर n। क्या याद रखना है बेटा, 2 की पावर n। n है चक्रों की संख्या, n क्या है, चक्रों की संख्या, साइकिल ऑफ नंबर। जैसे आपको बोलते हैं 10 चक्रों के पश्चात कितनी डीएनए की प्रतिलिपियां, तो 2 की पावर 10, अर्थात 2 को मल्टीप्लाई करना 10 बार तो अपने पास में वो आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको बोल दे 2 चक्रों के पश्चात तो 2 की पावर 2 अर्थात 4। आगे बात समझ में, तो ये कौन सी होगी भाई, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो इसी के साथ में आज की अपनी जो क्लास है इसी को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का अपन जो है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सभी बच्चों से निवेदन है कि जो अपनी लाइव क्लास है उसमें जुड़े, और कोई भी आपके क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस समय आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।